Hello everyone, this is Shalini. Welcome to our YouTube channel Education Bracket by SP. Hope you all are okay. So we were discussing the chapter and we have completed so many topics, almost half of the chapter. Let's continue. यहाँ पे हमने रोका था, मैंने आपसे बोला था नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस दिस। तो ये कुछ हमारे ट्रेडिशनल टूल्स हैं इरिगेशन के, यानी कि पानी देने के खेत में। द फर्स्ट वन इज मोट। इसको हम पुली भी बोल देते हैं, पुली मेथड। मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुएं से पानी निकालना, हाथ से लोग बाग खींचते थे पहले के टाइम पे, अभी भी होते हैं कुछ जगहों पे कि कुएं से वो एक पुली के थ्रू पानी निकालते हैं रस्सी से खींच के। तो उसी प्रोसेस को हम मोट बोल देते हैं। इसमें क्या होता है कि फार्मर अपने किसी वेसल में पानी लेता है उस वेल से, और वो चेन मतलब कि रस्सी के थ्रू पानी को वेसल को बाहर निकालता है और तब अपने खेतों को पानी देता है। साइड में कैनाल बना लेता है थोड़ी सी। इससे क्या होता है कि पानी इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। इवनली मतलब कि बराबर से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता हर जगह। कहीं पे तो ज़्यादा पानी चला जाता है खेत में, कहीं पे कम चला जाता है, तो इसे इतना अच्छा मेथड माना नहीं जाता है। नेक्स्ट वन इज डेकली। डेकली में क्या होता है कि एक साइड में कुछ हैवी वेट या फिर कोई दूसरा पर्सन उसको पकड़ लेता है, बैम्बू जो लगा रखा है इन्होंने, और दूसरी साइड में बकेट लगा देते हैं। ये बकेट अंदर जाती है, जब उस एक साइड से वो हैवी वेट अप जाएगा, बकेट अंदर जाएगी, फिर उसको डाउन करेंगे, बकेट अप आएगी। दूसरे साइड से दूसरा पर्सन दूसरी बकेट लेके खड़ा होता है ताकि वो पहली बकेट को ले सके और दूसरी बकेट उसमें लगा सके। इससे थोड़ा ये है कि इसमें टाइम ज़्यादा जा रहा था मोट में, क्योंकि एक ही पर्सन काम कर रहा है, बकेट डाल रहा है उसके अंदर, फिर बाहर निकाल रहा है। दूसरे में काम थोड़ा जल्दी हो रहा है, बट इसमें भी जो पानी है उसकी वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। बकेट ऐसे निकाल के साइड में कैनाल बना लेते हैं, कैनाल के थ्रू पानी डालते रहते हैं और वो कैनाल से पानी इनके फील्ड में जाता है। बट ये भी इतना अच्छा मेथड नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें भी वेस्टेज ऑफ वाटर होता है और पानी इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। नेक्स्ट इज चेन पंप मेथड। चेन पंप में क्या होता है कि इस तरह से कि पुली बना देते हैं, वो उस पुली में बकेट लगा देते हैं। बकेट वो जो जैसे जैसे वो पुली घूमेगी, जो व्हील लगा रखा है इन्होंने वो घूमेगा, बकेट उसके साथ घूमेगा। एक साइड से बकेट पानी भरेगा, दूसरी साइड वो कैनाल में वाटर को डालेगा, वो कैनाल उनकी फील्ड से कनेक्टेड होगी और पानी जाएगा। इसमें भी वेस्टेज ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज राहत। इस मेथड में क्या होता है, ये जो व्हील इन्होंने लगा रखा है, इसमें दो व्हील्स यूज होते हैं। एक व्हील तो जैसे आप देख रहे होंगे इसमें बकेट लगी हुई है, दूसरी व्हील पे कैटल लगा के रखते हैं अपने, ये गाय या बैल वगैरह। इसमें क्या होता है, जैसे ये कैटल मूव करता है, जैसे मूवमेंट शुरू करता है, वैसे ही दूसरा व्हील भी रोटेट करना शुरू होता है। ये जो दूसरा व्हील है, ये आधा तो पानी के अंदर होता है, आधा पानी के बाहर होता है। इसमें काफी सारे बकेट्स लगे हुए होते हैं। एक साइड से बकेट, जैसे वो व्हील रोटेट करना शुरू करेगा, बकेट एक साइड से पानी भरनी शुरू करेगी और दूसरी साइड से जो कैनाल अटैच होगी उसमें पानी डालना शुरू करेगी, तो उस कैनाल के थ्रू फील्ड में पानी जाएगा। ठीक है, इसमें भी वेस्टेज ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो राहत प्रोसेस है, ये अब यूजुअली नहीं देखा जाता कहीं पे, अब ये वैनिश हो चुका है, अब यूज़ नहीं करते इस प्रोसेस को। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। ये तो ट्रेडिशनल मेथड थे, अब ये कुछ मॉडर्न मेथड है। फर्स्ट इज स्प्रिंकलर, सेकंड इज ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर मेथड में आपको बताऊं, स्प्रिंकलर मेथड आप जैसे देख रहे होंगे पाइपलाइन बिछा रखी है इन्होंने। ये यूज होता है उन जगहों पर जहां पर जो हमारी फील्ड है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बराबर की नहीं है, कि कहीं पे ऊंची है कहीं पे नीचे। जैसे माउंटेनी एरियाज होते हैं हमारे, हिली एरियाज जो होते हैं, वहां पे कहीं तो ऊंचा है कहीं नीचे, क्योंकि हिल पे बनी हुई है ना। अब हिल पे कहीं तो थोड़ी अप हो जाएगी, कहीं थोड़ा डाउन चला जाएगा, इस तरह से। तो ऐसी जगहों पर जो पानी डालने के लिए हमें जरूरत होती है, स्प्रिंकलर मेथड की होती है। पाइपलाइन बिछा देते हैं, उनसे पानी जाता है। अगर थोड़ी अप भी होगी तो भी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि फॉल हो रहा है पानी, ये प्रॉपर पानी दे देता है सब जगह में। ओके, नेक्स्ट इज ड्रिप इरिगेशन मेथड। ड्रिप इरिगेशन मेथड जो यूज होता है वो हमारा उन जगहों पे यूज होता है जहाँ पे पानी की कमी है। क्योंकि इससे क्या होता है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इन्होंने बारीक पाइपलाइन बिछा रखी है बिल्कुल रूट्स के पास। जो प्लांट है हमारे, उनके रूट्स के पास पाइपलाइन बिछी हुई है, क्योंकि प्लांट को रूट्स को ही पानी चाहिए होता है। प्लांट में एक चीज होती है, जैसे हमारे में और प्लांट में डिफरेंस क्या है, हम खाना खाते हैं, ऊपर से इनटेक करते हैं, तब हमारी बॉडी में वो पूरी तरह से नीचे तक काम करता है। ओके, मतलब माउथ के थ्रू इनटेक करते हैं, वो नेक पे जाता है नीचे बॉडी में, स्टमक में। तब
जो प्लांट्स हैं उनमें बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस चलता है, वो अपना फूड वाटर सब कुछ डाउन रूट से लेना शुरू करते हैं अपनी। ओके, तो वैसे इसीलिए पाइपलाइन रूट्स के पास बिछ रही है तो ड्रिप ड्रिप करके पानी ड्रॉप ड्रॉप करके उनके बिल्कुल रूट्स पे ही जाता है, इससे पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं होता। अब जहाँ पे पानी कम है वहाँ हम पानी फिर वेस्ट कर रहे हैं तो वो तो और भी ज़्यादा नुकसान होएगा। इसलिए जिस जगह पे पानी कम होता है, कुछ एरिया में जैसे हमारे मैंने बताया था डेजर्ट एरियाज होते हैं, राजस्थान जैसे हमारा है, वहाँ पे थोड़ा पानी की कमी मानी जाती है, तो ऐसी जगहों पर ड्रिप इरिगेशन मेथड यूज होता है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स से हम अपनी जो हमारी क्रॉप है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। वीड्स होते हैं जैसे हम सपोज करो आपने घर के बाहर ही छोटा सा एक बना लिया अपना, कुछ प्लांट्स लगा लिए थोड़े फूल वूल के, तो उनके साइड में कुछ टाइम बाद छोटी छोटी घास आने लगती है बारीक, अपने आप ही वो उग जाती है, उन्हें कोई उगाता नहीं है। तो वो जो एक्स्ट्रा जो प्लांट्स उगते हैं अनडिजायरेबल, जिनकी कोई जरूरत नहीं है, उनको बोलते हैं हम वीड्स। वो क्या करती हैं, मतलब कुछ पॉइजनस भी होती हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी होती है सबकी, उनमें से कुछ पॉइजनस भी होती हैं। वो पॉइजनस जो होती है वो एनिमल को भी नुकसान पहुंचा सकती है और ह्यूमन बींग्स को भी। सपोज करो वो प्लांट के बराबर में उगाई और उसने अपनी, मतलब वो इतना बड़ा हो गया कि अपनी पॉइजन उस प्लांट को भी दे दी। फिर रूट्स भी तो होती हैं, उसी की रूट्स और हमारे प्लांट की, हमारी क्रॉप की रूट एक साथ मिल गई आपस में, उसका पॉइजन उसके अंदर चला गया। अब वो प्लांट हम खा रहे हैं, एनिमल खा रहे हैं, तो वो पॉइजन हमारे अंदर जाएगा, हमें नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए हमें वीड्स से अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट करना होता है, हमें उन्हें काटना पड़ता है इससे पहले कि या तो उनका बीज उग जाए ज़्यादा, या तो फिर हमारा प्लांट ज़्यादा बड़ा हो जाए, या वो खुद ज़्यादा बड़े हो जाएं, उससे पहले ही हमें उन्हें काटना पड़ता है। उन्हें काटने के लिए यूजुअली हम खुरपी का इस्तेमाल करते हैं, खुरपी एक टूल है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें काटने के लिए। फिर कुछ वीडीसाइड्स भी आते हैं। वीडीसाइड्स मतलब कि जैसे स्प्रेज होते हैं, जैसे इंसेक्ट्स होते हैं हमारे घर में, उन्हें मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स आते हैं ना, स्प्रे, वैसे ही वीड्स को मारने के लिए भी वीडीसाइड्स आते हैं। कि उन वीडीसाइड्स को अगर हम अपने फील्ड में जो फार्मर्स होते हैं उसमें छिड़केंगे, तो वो जो वीड्स होते हैं, वो जो प्लांट्स होते हैं, वो वहीं के वहीं मुरझा जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनका असर खत्म हो जाता है। लेकिन वो थोड़े से केमिकल क्योंकि उनके अंदर होते हैं, तो वो हमें नुकसान ना पहुंचाएं, इसलिए फार्मर्स को अपनी सेफ्टी के लिए अपने फेस पे कोई अपने नाक को और माउथ को कवर करने के लिए क्लॉथ बांध लेना चाहिए, बस सिंपल, उससे नुकसान नहीं पहुंचता फिर उन्हें। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्ट मतलब कि जो हमारी फसल उग गई है, अब देखो हमने सॉइल प्रिपेयर करी, फिर हमने बीज लगाए, फिर हमने पानी डाला, फिर हमने वीड्स से बचाया, हमारा प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया अब, तो अब बारी आ चुकी है उसे काटने की, हार्वेस्ट करने की। तो जो हम उसे काट रहे हैं, पूरा हमने उसको प्रॉपर बोने के बाद जब बड़ा हुआ, वो उसकी देख रेख करी हमने, अब वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो उसकी जो कटिंग होती है क्रॉप की, उसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। ठीक है, हार्वेस्टिंग मशीन्स वगैरह से हम करते हैं यूजुअली। जो हार्वेस्टिंग होती है यानी कि सीड्स को उसके शेफ से निकालना, सीड्स को शेफ से निकालने का मतलब, जैसे आपने देखा होगा कि वीट जो होता है हमारा, जो गेहूं है, गेहूं को वो हमें डायरेक्ट उसके जो बीज होते हैं गेहूं के वो नहीं मिलते हैं, वो हमें एक भूसे में मिलता है, मतलब एक शेफ में मिलता है, उस शेफ से हमें वो बाहर निकालना पड़ता है। तो इस प्रोसेस को, जो शेफ से हम सीड्स को बाहर निकाल रहे हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। ओके, ये जो थ्रेशिंग है, ये जिस मशीन से की जाती है उस मशीन को हम कंबाइन बोलते हैं। ठीक है, कुछ फार्मर्स, जो छोटे फार्मर्स है जिनका लैंड छोटा है, उनके पास मतलब ज़्यादा नहीं होता उनके यहाँ, तो वो विनोइंग से भी अपने शेफ को बाहर निकाल देते हैं, मतलब सीड्स को बाहर निकाल देते हैं शेफ से। ये कुछ हैं टूल्स। फर्स्ट इज सिकल, आई गेस इसको भी शायद हम खुरपी टाइप कुछ बोलते हैं, नहीं सिकल है ये, खुरपी नहीं बोलते इसको, सिकल बोलते हैं। दराती, यार दराती बोलते हैं, इससे हम काट लेते हैं अपनी फसल। नेक्स्ट वन इज विनोइंग। जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो इस मशीन से भी अपनी जो सीड्स हैं उनको शेफ से बाहर निकाल देते हैं। अब जिनकी फील्ड बड़ी है, जो बड़े फार्मर्स हैं, उनके लिए ये मशीन यूज होती है विच इज कंबाइन थ्रेशिंग, वो इस मशीन से करते हैं। ओके, नेक्स्ट कुछ हमारे जिस टाइम पे हार्वेस्टिंग होती है हमारी कंट्री में, उस टाइम पे कुछ फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है फार्मर्स आर मच मोर इम्पोर्टेंट इन आवर कंट्री, क्योंकि कुछ भी चीज़ें हम खा जो रहे हैं, खाना, एनर्जी, हमारी बॉडी चल रही है, एनर्जी चाहिए, ठीक है, बॉडी को चलने के लिए एनर्जी दे रहा है फूड। फूड कहाँ से मिल रहा है हमें? फार्मर्स की वजह से तो मिल रहा है। तो जो फार्मर्स हैं हमारे, हार्वेस्टिंग सीजन में, यानी जिस टाइम उनकी फसल कटती है, उस टाइम पे कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे कि पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबन्या, बिहू, ये कुछ फेस्टिवल्स हैं जो हार्वेस्टिंग सीजन में सेलिब्रेट किए जाते हैं।
नेक्स्ट इज स्टोरेज। अब हमारी फसल जब कट चुकी है तो जो बड़े फार्मर्स होते हैं जिनकी फील्ड ज़्यादा होती है, जो बाहर मतलब कि बेचने का काम करते हैं अपने जो क्रॉप को, वो अपनी जो उनकी क्रॉप है, फसल है, ताकि उन्हें इंसेक्ट्स या रैट्स वगैरह या मॉइस्चर रख के ख़राब ना हो जाए, उसके लिए उसको स्टोर करके रखते हैं लंबे टाइम तक अगर हमें स्टोर करनी हो। मतलब जस्ट नॉट फार्मर की फार्मर्स को उन्हें सेल करना है इसलिए वो स्टोर करके रख रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। घर में भी मान लिया कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घर में उनका अपना खेत होता है, जैसे गेहूं उगाए उन्होंने अपने घर में, तो गेहूं को वो घर में स्टोर करके रखते हैं, तो वो बेचने के लिए तो नहीं कर रहे हो, तो अपने लिए स्टोर कर रहे हैं, भाई हमें आने वाले सीजन में जब गेहूं नहीं होगा, क्योंकि हमने शुरुआत में पढ़ा था चैप्टर के कि जो वीट होते हैं वो राबी क्रॉप्स में आते हैं, तो यानी कि विंटर सीजन में होते हैं वो, ठीक है। तो विंटर सीजन में हम वीट को मतलब क्रॉप अपनी कल्टीवेट कर रहे हैं, फिर वो कट जाएगी क्रॉप, कब तक, वो लगभग 6 महीने 5-6 महीने में कट जाते हैं वो, फिर आगे की 6 महीने भी तो चाहिए, तब तो वो कल्टीवेट नहीं होगी, तो उसको लॉन्ग टाइम तक रखने के लिए हमें स्टोर करके रखना पड़ता है। स्टोर करने के लिए ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें हम स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज गनी बैग। गनी बैग्स में हम अपने घर में स्टोर करके रख लेते हैं सामान, मतलब कि जब हम छोटे सामान को स्टोर करके रखते हैं तो हम गनी बैग्स का यूज़ कर लेते हैं। वेयर एज अगर बड़े, उसकी बात हो रही है कि बड़े फील्ड को कल्टीवेट किया था बड़े फार्मर्स ने, जहाँ पे वही सेल की बात आएगी कि वो अपना उसको बेचेंगे, तो ये सिलॉज कुछ टैंकर टाइप ये कुछ हैं, इनमें स्टोर करके रखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, फूड एंड एनिमल्स। अब आप ये देखो कि जो फार्मर्स हैं सिर्फ उनको ही नहीं बोलते हैं जो खेत में काम कर रहे हैं या जिनकी फसल उग रही है, सिर्फ उन्हीं को फार्मर्स नहीं बोलते हैं। फार्मर्स हम उनको भी बोलते हैं जिनकी डेयरी होती है, यानी कि जो पशुपालन करते हैं, मतलब गाय भैंस रखना, या जो मुर्गी पालन कर रहे हैं, मुर्गियां रख रहे हैं, या फिर जो फिश का मतलब फिश रखते हैं, उनका काम करते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को, यानी कि फिश पालना या मुर्गी पालना या फिर डेयरी का काम करना या भैंसों को पालना, इन सबको बोलते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री, वो भी फार्मर्स के अंदर ही आते हैं। ओके, सो दिस इज द चैप्टर एंड इट्स कंप्लीटेड। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर कुछ डाउट है रिगार्डिंग द चैप्टर, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर कर दूँ। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर आपको चैप्टर पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर करिए वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट वो लोग भी इसको समझ सके। ओके, थैंक यू सो मच।